हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। यहाँ पर एसएससी जीडी के बैच में जो साइंटिफिक रिसर्च का पोर्शन है उसमें हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जानकारी यहाँ पर हासिल कर रहे हैं। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। इससे पहले के पार्ट्स में हम सभी लोगों ने पीरियोडिक टेबल और उसमें वहाँ पर कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि जो रसायन विज्ञान है उसके जनक कौन है और साथ ही साथ पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया गया, मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसमें, और साथ ही साथ जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, इन सब के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। तो आज यहाँ पर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए कि पीरियोडिक टेबल के बाद यहाँ पर रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में बात आती है हुंड के नियम की। अब हुंड ने क्या बताया था बेटा? हुंड के नियम के अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक जो रिमेनिंग सेल है उसमें फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉन की स्टेज ना आ जाए, और इसी के आधार पर किसी भी तत्व की वैलेंसी यानी कि संयोजकता भी निर्धारित होती है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, युग्मित तब तक नहीं हो सकते जब तक उनके प्राप्त इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षा में समाप्त नहीं हो जाते। समाप्त होने का मतलब क्या है कि जब तक वो फुलफिल्ड नहीं हो जाते। जैसे यहां पर सोडियम की बात करी गई है, सोडियम जो कि हमारा क्या है, एक मेटल है, और किस में आता है बेटा? एल्कली मेटल यानी कि क्षारीय धातुओं में आता है। और कहां पर इसका स्थान है? तो आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में, जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में इसकी पोजीशन होती है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? सोडियम का परमाणु क्रमांक हम सभी लोग जानते हैं कि 11 होता है। ठीक है, क्योंकि परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी भी तत्व में उपस्थित उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम लोग एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कहते हैं। जबकि इसका एटॉमिक वेट कितना है यानी कि परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार की बात करी जाए तो वो होता है 23। अब 11 को जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी एनर्जी सेल्स में यानी कि ऊर्जा की कक्षा में मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा? 2, 8 और 1 होगा। ठीक है, अब 2, 8, 1 है, लेकिन फिर भी जब हम लोग इसको एनर्जी सब सेल्स में हम लोग बांटेंगे तो क्या होगा बेटा? 1s2, और 1s2 के बाद यानी कि s में 2 हैं तो ये 2 हो गए। फिर उसके बाद सेकेंड आएगा तो क्या आएगा? सबसे पहले s कक्षा में जाएंगे यानी कि 2s2 हो गया, और 2p क्या हो गया यहाँ पर? 2p 6 हो गया, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन आपके किस में आ गए बेटा? सेकेंड जो l कोश है। l के बाद m में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा? तो यहाँ पर आएगा 3s और 1। ठीक है, अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग s ब्लॉक में कितने आएंगे तत्व? s की अगर हम लोग बात करें s उपकोश की तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो भी एक का जो मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सेकेंड यहाँ पर s है, s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। p में कितने होते हैं बेटा? p में होते हैं हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। पहले तो क्या होगा बेटा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फील्ड होंगे, फिर उसके बाद किस में आएंगे? एंटी क्लॉकवाइज में आएंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर 3s1 है यानी कि s में मैक्सिमम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, और वो भी अनपेयर्ड। तो इस हिसाब से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पर सामने है। इवन अगर इसकी संयोजकता की बात करी जाए यानी कि इसकी वैलेंसी की, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड बनाने के लिए ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन एक यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का ही साझा करेगा। ठीक है, क्लियर? तो इस आधार पर हुंड ने यहां पर बताया था, हुंड के नियम के अनुसार तब तक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी जब तक कि उससे पहले की कक्षा पूरी फिल ना हो जाए। ठीक है, ये हुंड का नियम बताता है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं बेटा, तो यहां पर बात आती है कि जो हमारी भू परपाटी है, भू परपाटी किसको कहा जाता है बेटा? जो हमारी अर्थ क्रस्ट है। अर्थ क्रस्ट यानी कि जो भूमि है जहां पर हम लोग विचरण करते हैं, चलते फिरते हैं। ठीक है, तो भू परपाटी की अगर बात करी जाए तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं, और इनकी अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर हमारे अर्थ में कोई एलिमेंट मौजूद है तो वो क्या है बेटा? ऑक्सीजन है। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि सर हमारे एटमॉस्फेयर में तो 21% हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर हमारी भू परपाटी की बात हो रही है,
भूपर्पाटी यानी कि अगर आप लोग बात करें बेटा कि जैसे हम बात करते हैं किसी बायोस्फीयर की, बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल, जैव मंडल किससे मिलकर के बनता है बेटा? तो एक तो हो गया हमारा स्थल मंडल यानी कि भूपर्पाटी, ठीक है, स्थल मंडल। दूसरा आपका क्या होता है बेटा? वायुमंडल का पोर्शन हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा हो गया? वायुमंडल हो गया, ठीक। और वहीं तीसरा अगर हम लोग बात करें बेटा तो तीसरा हो गया हमारा जलमंडल, ठीक है, क्या हो गया बेटा? तो जल मंडल हो गया। इन तीनों से मिलकर के हमारा क्या बना होता है? यहां पर ये जो पोर्शन होगा, ये जो तीनों में कॉमन है, ये आपका कहलाता है जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर, और यहीं पर जीव निवास करते हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है? हमारा जैव मंडल। लेकिन हम लोग बात किसकी कर रहे हैं बेटा? भूपर्पाटी की बात कर रहे हैं, यानी कि स्थल मंडल की बात हो रही है, यानी कि सिर्फ लैंड एरिया की बात हो रही है। और स्थल मंडल में ऑक्सीजन के परसेंटेज कितना है बेटा? 49.9% ये मौजूद है। आप सभी लोग देखते हैं कि जो डिफरेंट एलिमेंट यानी कि विभिन्न तत्व हमारे हम लोगों को मिलते हैं, ये अक्सर ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, जो कि अयस्कों में हमारे उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड का फॉर्म है यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट हमें मिलेगी, ठीक। तो यहां पर अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है? 49%। अब वहीं सिलिकॉन की बात करें तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या होता है बेटा? हमारा 26% हमारे किसमें प्रेजेंट है? अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। वहीं एल्यूमिनियम की बात करी जाए तो 7.3%, आयरन 4.1%, कैल्शियम 3.2%, सोडियम 2.3%, ठीक है। सोडियम और कैल्शियम का जो परसेंटेज है, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा आप अगर कर दे तो एकदम आ जाएगा। 3.2% कैल्शियम और 2.3% क्या हो गया आपका? यहां पर सोडियम हो गया। पोटेशियम की बात करी जाए तो ये भी आपका 2.3% है, यानी कि सोडियम और पोटेशियम इक्वल अमाउंट में है। मैग्नीशियम जो एलिमेंट है ये 2.1%, और बाकी जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हम लोगों को पीरियोडिक टेबल में पढ़ने को मिलते हैं, ये सभी आपके 2.8% में आ जाते हैं। तो ये अर्थ क्रस्ट का मेजर एलिमेंट का कंपोजिशन है, जो कि उनका परसेंटेज यहां पर बताया गया है। अब यहां पर आपको जानना क्या क्या है, किससे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा बेटा। एक तो कैल्शियम का पूछा जाता है, दूसरा ऑक्सीजन का पूछा जाता है, और तीसरा आपका आयरन का। इन तीन को आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा कि इनका परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में कितना है। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि अगर वो अर्थ क्रस्ट के बारे में पूछ रहा है, यानी कि जो स्थल मंडल है वहां पर भूपर्पाटी में कितने मात्रा में आपका कौन सा तत्व यहां पर मौजूद है, तो वो परसेंटेज आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है ये डिफरेंट एलिमेंट के बाद, यहां पर हम लोग अगर देखें बेटा जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हु डिस्कवर्ड सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन की खोज किसने करी थी। तो याद रखिएगा बेटा, बर्जीलियस ने, ठीक है, किसने? बर्जीलियस ने सिलिकॉन की खोज करी थी। और कब करी थी अगर ये पूछा जाता है आपका, तो ध्यान रखिएगा 1824 में बर्जीलियस के द्वारा किसकी खोज करी गई थी? सिलिकॉन की खोज करी गई थी। अब ये सिलिकॉन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि सिलिकॉन हमारा उप धातुओं में आता है, यानी कि अगर हम लोग अपनी आवर्त सारणी को देखें तो आवर्त सारणी में ये किस में आ रहा है बेटा? पी ब्लॉक में आ रहा है, ठीक है। और ये किस में है? बॉर्डर लाइन एलिमेंट यानी कि सीमावर्ती में, यानी कि सीमावर्ती तत्वों में आता है। और सीमावर्ती तत्वों के साथ साथ इसको अगर हम लोग देखें तो क्या कहते हैं बेटा? सेमी कंडक्टर कहते हैं, यानी कि ये अर्धचालक होता है। और इसीलिए इसका उपयोग बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, यानी कि विद्युत उपकरण में जो सर्किट लगा होता है, तो उन सर्किट में इसका इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक के रूप में। जैसे कि कंप्यूटर्स में डिफरेंट सर्किट्स लगे होते हैं, या हम लोग कोई भी डिजाइनिंग करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि कोई हमें आईसी बनानी है, कोई डायोड है, कोई ट्रायोड है, तो इन सभी में इसका यूज होता है। इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सिलिकॉन क्या है बेटा? सिलिकॉन हमारा एक सेमीकंडक्टर है, यानी कि अर्धचालक है। और इसका उपयोग हम लोग कहां पर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की चिप्स को बनाने के लिए और कंप्यूटर्स में यूज करते हैं।
और आज के समय पर अगर देखें तो हम लोगों के जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, यानी कि बैटरी वाली गाड़ियां आ रही हैं, उनमें जो सर्किट डिजाइन होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी खोज बर्जीलियस ने कब किया था? तो 1824 में किया। अब यहीं पर हम लोग आगे देखें बेटा, तो हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड में प्रश्न पूछा जाता है आपका कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है, यानी कि व्हिच एलिमेंट इज मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स। तो याद रखिएगा बेटा, दैट इज हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक उपस्थित या सर्वप्राप्य तत्व है, सब जगह पर उपस्थित होता है। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? एक। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एक। और एटॉमिक वेट भी क्या होता है? 1। लेकिन क्या हाइड्रोजन के समस्थानिक मौजूद है? बिल्कुल है। हाइड्रोजन की अगर बात करी जाए तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों में 3 समस्थानिक हैं। कौन कौन से? एक तो होता है 1H1 जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटियम, दूसरा होता है 1H2 जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है 1H3 यानी कि ट्राइटियम। इसमें से जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि इसका जो ऑक्साइड फॉर्म है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O, जिसको हम लोग कहते हैं हैवी वाटर यानी कि भारी जल कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं? जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसमें एज अ मॉडरेटर यानी कि मंदक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यहां पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हाइड्रोजन के केस में अगर देखें तो हाइड्रोजन क्या है? एक तो इससे संबंधित तथ्य आपको ध्यान रखना है कि इसको कहा जाता है वेगावॉन्ट एलिमेंट, यानी कि ये आवारा तत्व है। आवारा तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका आवर्त सारणी में स्थान फिक्स नहीं है, इस कारण से। दूसरी चीज क्या आती है यहां पर आपको ध्यान देना है, जिसको कि सबसे ज्यादा ज्वलनशील गैस कौन सी है, तो भी आंसर आपका क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। और पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व अगर पूछा जाए तो कौन सा है? तब भी हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है और आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम लोग बात करें बेटा प्रकृति में, यानी कि प्राकृतिक वस्तुओं में, अगर पूछा जाए कि सबसे हार्डेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा कठोर जो आपका तत्व है वो कौन सा है? ठीक है, द हार्डेस्ट कंपोनेंट ऑन अर्थ या इन नेचर, प्रकृति में सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा दैट इज डायमंड। डायमंड यानी कि हीरा। हीरा क्या है? हीरा सबसे ज्यादा कठोर तत्व है। दूसरे नंबर पर पॉइंट क्या ध्यान रखना है? हीरा क्या है? अधातु की श्रेणी में आता है, यानी कि नॉन मेटल है। क्यों नॉन मेटल है? क्योंकि ये कार्बन का अपरूप है, यानी कि एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। ठीक है, दैट इज डायमंड यानी कि हीरा है। ठीक है, अब यहीं पर पॉइंट आता है बेटा आपका कि प्रकृति में जो सबसे ज्यादा भारी तत्व मौजूद है, यानी कि द हैवीएस्ट एलिमेंट ऑन नेचर या इन नेचर, प्रकृति में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो अगर हम परमाणु भार के आधार पर हम लोग देखें तो सबसे भारी तत्व जो है वो है हमारा यूरेनियम। अब यूरेनियम की अगर हम लोग बात करें तो यूरेनियम के समस्थानिक भी हैं, और इन समस्थानिकों की अगर हम लोग बात करें तो एक तो है यूरेनियम 235, दूसरा है यूरेनियम 238 और तीसरा है यूरेनियम 239। अब इनमें से यूरेनियम 235 समस्थानिक ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर हो यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो, उसमें ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करें दूसरे नंबर पर कि यूरेनियम 235 का तो इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वहीं एटॉमिक बम की बात करें तब भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि परमाणु बम को बनाने। अब परमाणु भार कितना होता है यूरेनियम का? तो 238.02, और इसकी डेंसिटी कितनी होती है यानी कि घनत्व कितना होता है बेटा? तो यूरेनियम का घनत्व 19.05 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, यानी कि पर क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना घनत्व होता है, कितनी डेंसिटी होती है? तो 19.05 होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर बात आता है बेटा कि हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके से। कुछ हमें बायोलॉजिकल सिस्टम से मिलते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम यानी कि जो जैव जगत है यानी कि सजीव हैं उनसे हमें मिलता है।
जैसे कि हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं पर्ल का, यानी कि मोतियों का इस्तेमाल करते हैं। मोती की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो मोती का कंपोजिशन क्या होता है? हम सभी लोग जानते हैं कि इसको सीप से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो सीप होती है, यूनियो होता है हमारा, उससे हमें मिलता है। ठीक है, तो मोती में कौन कौन से घटक मौजूद होते हैं? तो बेटा ध्यान रखिएगा कि 85% पार्ट मोती का क्या होता है? सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसको हम लोग एर्गोनाइट के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है बेटा? तो एर्गोनाइट के नाम से जाना जाता है। और इसकी प्रतिशत मात्रा मोती में कितनी होती है? तो 85% है। और ये प्रश्न पूछा गया था, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मोती में 85% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यही कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है? संगमरमर में भी उपस्थित होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो जो चूना पत्थर होता है उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, और वहीं 2 से 4% भाग जल का बना होता है और 0 से 10% कॉन्चियोलिन, जो कि आपकी एक प्रोटीन होती है, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम से मिल रहा है, तो कॉन्चियोलिन होता है जो कि 0 से 10% होता है, जो कि मोती का कंपोजिशन करता है। अब इस समय पर अगर देखिए तो बहुत से लोग मोती की खेती भी करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं? एक वीड आता है, उस वीड को क्या कर देंगे? सर्जरी करके उस शीप के मुंह को खोल करके अंदर डाल देंगे। उसके बाद फिर इसको काफी समय तक पानी में ही रखते हैं, इसको फूड देते रहते हैं, और ये उस वीड के चारों तरफ कैल्शियम और कॉन्चियोलिन को डिपोजिट करता जाता है, यानी कि उसको अवक्षेपित करता है, जिससे हमें मोती मिल जाता है। आप लोग देखते हैं कि मोती अलग अलग शेप, अलग अलग नंबर, और बहुत से लोग इनकी कल्चरिंग के लिए अलग अलग आकृतियों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी चीजें जैसा उसमें वीड डाला जाएगा, जो सीडिंग होगी, वैसे ही वो निर्मित होकर के हमें मिलेगा। तो मोती में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, ये ध्यान देने वाली बात है, तो वो है कॉन्चियोलिन। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद दूसरा तथ्य आपको ध्यान देना है यहाँ पर, जो माणिक्य और नीलम होता है। जेम्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग हैं जो कि अलग अलग जेम्स, यानी कि जो माणिक्य है, आभूषणों में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो माणिक्य और नीलम जो है, इनको अगर देखा जाए तो ये किस चीज के बने होते हैं? तो ये मूल रूप से अगर देखें तो इनका एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसमें प्रेजेंट होता है। क्या उपस्थित होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड मतलब AlO2 इसमें उपस्थित होता है, जो कि माणिक्य का और नीलम का निर्माण करता है। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि हम लोग नक्षत्र विज्ञान के आधार पर देखें तो ये होता है कि कुछ चीजें आप अगर धारण करते हैं तो ये आप फलीभूत कर देंगी। कोई भी काम अटक रहा है, आपके ग्रह नक्षत्रों कोई दशा को ये सुधारने के लिए काम आता है, तो उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर बात आता है बेटा कि सोडियम धातु। ठीक है, सोडियम जो है, हम सभी लोग जानते हैं कि इट इज द सेकेंड मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, यानी कि ये दूसरा सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है। पहला कौन सा होता है? जिसका सिंबल होता है के, यानी कि कौन हो गया बेटा? तो इसकी बात करी जाए तो ये होता है पोटेशियम। ठीक है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व इसके बारे में हमने आप लोगों को बताया है कि वो होता है पोटेशियम, मोस्ट एक्टिव एंड रिएक्टिव। लेकिन सेकेंड नंबर पर कौन आता है? सोडियम। तो सोडियम का जो स्टोरेज है ये किसमें किया जाता है बेटा? तो ध्यान रखिएगा, सोडियम का भंडारण अगर कभी भी करना है तो हम मिट्टी के तेल में करेंगे, फ्री फॉर्म में कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बर्न होता है, ज्वलनशील हो जाता है और पीली रोशनी हमें देता है। अगर सोडियम के टुकड़े को हम लेकर के पानी में भी फेंक दें तो रिएक्शन की वजह से ये ब्लास्ट होगा, बहुत तेज आवाज उत्पन्न होती है और ये जल उठता है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जो लोग जादू दिखाने आते हैं, जो कि पानी में आग लगा देते हैं, वो सोडियम का ही इस्तेमाल करते हैं पानी में आग लगाने के लिए। ठीक है, अब इसको अगर हम खुले में रख देंगे तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा, लेकिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया ना कर पाए, इसलिए सोडियम का भंडारण किसमें किया जाता है बेटा? तो सोडियम का भंडारण किया जाता है मिट्टी के तेल में। अब यही दूसरा एक क्वेश्चन अधातु के ऊपर बनता है, वो है फॉस्फोरस। जो व्हाइट फॉस्फोरस है, इसका भंडारण वाटर में किया जाता है, यानी कि व्हाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर, जबकि सोडियम का भंडारण यानी कि स्टोरेज किसमें होता है? तो सोडियम का स्टोरेज होता है आपका कैरोसिन ऑयल में। ठीक है, अब यहीं पर आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि बहुत से
स्ट्रीट लैंप्स हैं आपके, स्ट्रीट लैंप यानी कि जिनमें की पीली रोशनी निकलती है। अब तो एलईडी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रात में आप देखते हैं हाईवेज में पीली रोशनी निकलती है जो लाइट लगाई जाती हैं, तो उनको हम लोग सोडियम लैंप के नाम से भी जानते हैं। तो जो सोडियम लैंप हैं इसमें सोडियम वेपर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या उपस्थित होता है, जिनको हम लोग मरकरी लैंप भी कह देते हैं, तो इसमें सोडियम वेपर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये पीली रोशनी देते हैं, क्योंकि सोडियम जलने पर हमेशा क्या देगा, पीली रोशनी उत्पन्न करता है। ठीक है, क्लियर। अब यहीं पर हम लोग अगले तथ्य की ओर बढ़ते हैं। देखिए बेटा, यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपको पॉइंट्स ध्यान देना, क्योंकि जितने पॉइंट्स हैं ये पूरे क्वेश्चन बेसिस पर आपको मिलते जाएंगे और ये सारे के सारे पूछे गए हैं, तो इन सभी का ध्यान से आप सभी लोगों को अनुसरण करना है। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि जो हमारी फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, फ्लोरोसेंट ट्यूब आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कहीं पर खनन कार्य होता है या रिसर्चर्स कहीं गहरी जगह पर जाते हैं या अंडर वाटर अगर कहीं है, और आप जानते हैं कि 200 मीटर के बाद हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है समुद्र में, यानी कि पानी के भीतर, क्योंकि लाइट क्या हो जाती है बेटा, वहां पर वो पहुंच नहीं पाती है, उसका पाथ बदल जाता है। तो वहां पर रोशनी उत्पन्न करने के लिए लोग फ्लोरोसेंट लाइट का इस्तेमाल करते हैं, और इस फ्लोरोसेंट लाइट में क्या उपस्थित होता है, आप देखते होंगे बहुत सी जगहों पर, आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा कि लोग ट्यूब्स को लेकर के एक दूसरे से क्या करते हैं, उनको टकराते हैं या उनको मोड़ते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी के प्रोडक्शन की वजह से वो लाइट इमिट करती हैं। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या प्रेजेंट होता है, तो मरकरी वेपर उपस्थित होता है और साथ में ऑर्गन। ठीक है, क्या उपस्थित होता है बेटा, मरकरी वेपर और ऑर्गन भरी जाती है, यानी कि पारावाष्प और ऑर्गन उपस्थित होता है किसमें, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में, यानी कि प्रदीप्त नलिका जिनको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो आप लोग देखते हैं कि इसका रेट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता है। आप में से कई लोग इससे बने हुए आभूषणों को धारण करना पसंद करते हैं, और यह है सोना। हम लोगों का एक मिथ होता है कि जिस भी गोल्ड स्मिथ के यहाँ से, यानी कि सोनार के यहाँ से हमने अगर कोई चीज खरीदी तो हम उस पर अंधा विश्वास करते। अंधा विश्वास इसलिए करते हैं कि हम ये मानते हैं कि ये हमारे साथ कभी भी गड़बड़ी नहीं करेगा, और कभी भी आभूषणों की सफाई करवाना है तो हम उसी को जा करके दे करके आते हैं। सोने के आभूषणों को साफ करने के लिए नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करना होता है, जिससे कि सोने के आभूषणों में जमी हुई गंदगी निकल जाती है। लेकिन कुछ सोनार यानी कि गोल्ड स्मिथ ऐसा काम करते हैं कि वो लोग एक्वारेजिया, जिसको हम लोग कहते हैं अम्लराज का इस्तेमाल करते हैं, और अम्लराज में सोने को डिसॉल्व किया जा सकता है, यानी कि घोला जा सकता है, और कभी भी 24 कैरेट गोल्ड के आभूषण नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड है। और सोने की शुद्धता किससे नापते हैं, तो कैरेटोमीटर से नापते हैं, और इकाई क्या होती है, कैरेट। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बेटा, गोल्ड होता है जिसको हम लोग जनरली इस्तेमाल करते हैं 18 कैरेट यानी कि 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 75% गोल्ड होता है, बाकी कॉपर होता है। ठीक है, तो सोने को घोलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा बेटा, तो एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गोल्ड को आसानी से घोला जा सकता है। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या ध्यान देना है बेटा, कि जो एक्वारेजिया में जैसे ही गोल्ड घुलेगा यानी कि सोना घुल जाएगा, तो घुल करके ये क्या बनाता है बेटा, तो ये बनाता है क्लोरो। ठीक है, ये क्या बनाएगा बेटा, तो ये बनाएगा क्लोरोऑरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग HAuCl4 कहते हैं। यानी कि एक्वारेजिया क्या है, एक्वारेजिया बेटा मिक्सचर होता है किसका, नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, और साथ में इसमें क्या मिला होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl मिला होता है। तो नाइट्रिक अम्ल और HCl का जो मिश्रण है वो क्या कहलाएगा, एक्वारेजिया, जिसको हम लोग कहते हैं किंग ऑफ एसिड यानी कि अम्लराज। और अम्लराज में किसको घोल सकते हैं हम लोग, तो अम्लराज में हम लोग घोल देते हैं सोने को, और सोना घुल करके क्या बना देगा बेटा, तो क्लोरोऑरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद अगले तथ्य की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो अम्लराज में क्या होता है, परसेंटेज किसका कितना होता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड
आपका उपस्थित होता है 3 भाग और 1 भाग इसमें क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है यानी कि HNO3। ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें द सॉफ्टेस्ट यानी कि सबसे नर्म जो हमारा खनिज पदार्थ है वो क्या होता है, तो सबसे नर्म जो खनिज पदार्थ है उसको हम लोग कहते हैं टैल्क। ठीक है, टैल्क या टाल्क कहा जाता है, जिसको हम लोग सोप स्टोन के नाम से भी जानते हैं, और इस नाम से प्रश्न पूछा गया है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, कि व्हाट इज सोप स्टोन। सोप स्टोन क्या होता है, तो बेटा टाल्क होता है। टाल्क को सोप स्टोन के नाम से जानते हैं। तो ये मैग्नीशियम और सिलिकॉन का यौगिक होता है जिसको हम लोग मैग्नीशियम सिलिकेट कहते हैं, और ये बहुत ही नर्म खनिज होता है जिसको हम लोग टाल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर है। अब यहीं पर बात आता है बेटा पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। आप लोग अपने घर में रूफ में छत में डिजाइन बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो आप लोग पीओपी का इस्तेमाल जब भी कभी टूट फूट जाते हो, यानी कि आपको फ्रैक्चर हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो उसमें भी आपको क्या किया जाता है, पहले कच्चा प्लास्टर फिर पक्का प्लास्टर लगाया जाता है। ठीक, तो यहां पर जो पीओपी है यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको रासायनिक रूप से हम लोग क्या कहते हैं, तो ये भी आपका कैल्शियम का ही एक कंपाउंड होता है यानी कि यौगिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। रासायनिक रूप से अगर देखा जाए तो ऐसे तो हम लोग इसको कैल्शियम सल्फेट सिर्फ कह देंगे, लेकिन इसमें आधा जल का अणु भी होता है, और इसी आधे अणु की उपस्थिति के कारण इसका पूरा रासायनिक नाम क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से हम लोग पीओपी को जानते हैं। ठीक है, और वहीं जिप्सम की अगर हम लोग बात कर दें, जिप्सम का इस्तेमाल कहां किया जाता है, तो सीमेंट उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और सीमेंट को जल्दी जमने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी कैल्शियम सल्फेट है, लेकिन वहां पर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो हेमीहाइड्रेट है, लेकिन जिप्सम की अगर हम लोग बात करें तो जिप्सम हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि इसमें 2 जल के अणु उपस्थित होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा जिप्सम के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, जिप्सम कहते हैं। तो जिप्सम क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जबकि पीओपी क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि आधा जल का अणु इसमें उपस्थित होता है। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम लोग देखें बेटा, तो जो हमारा बहुत ही कॉस्टलीस्ट मेटल है यानी कि सबसे ज्यादा महंगी धातु है, वो कौन सी है, तो वो है बेटा यूरेनियम। ठीक है, अब यूरेनियम और थोरियम कहां से हमें प्राप्त होते हैं, तो जो मोनोजाइट मिट्टी होती है, मोनोजाइट मिट्टी से यूरेनियम और थोरियम दोनों निकाले जाते हैं, लेकिन बहुतायत में क्या पाया जाता है, तो थोरियम पाया जाता है मोनोजाइट मिट्टी में। तो मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क कहलाता है। ठीक है, अब अगर यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम के अयस्कों का नाम तो कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड होते हैं, जिससे कि यूरेनियम को निकाला जाता है। ठीक है, वहीं माइका की अगर बात करें, ठीक है, माइका क्या है, उत्तर प्रदेश की अगर बात करी जाए भारत में, तो ये वहां पर खनिज तत्व मिलता है। और माइका क्या है, माइका एक ऐसा तत्व है जो कि हीट का तो कंडक्टर है, यानी कि ये ऊष्मा का तो चालक है, लेकिन ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ये विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है, जबकि हीट का ये क्या होता है बेटा, कंडक्टर होता है, यानी कि विद्युत का कुचालक लेकिन ऊष्मा का चालक होता है कौन, तो बेटा याद रखिएगा कि माइका। ठीक है, क्लियर। दूसरा यहां पर तथ्य आता है जो कि अति महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग कहते हैं पिच ब्लेंड। अभी आप लोगों से बात किया था कि पिच ब्लेंड और कार्नेटाइट किसके अयस्क है, तो यूरेनियम के अयस्क है। वहीं बॉक्साइट की अगर बात करी जाए तो बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट और फेल्सपार, इन चारों के नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में अलग अलग बार अलग अलग पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा बॉक्साइट पूछा जाता है। तो बॉक्साइट हो गया, कोरंडम हो गया, क्रायोलाइट हो गया, ठीक है, बॉक्साइट, कोरंडम,
क्रायोलाइट और फेल्सपार, ये सभी आपके किसके अयस्क हैं बेटा? तो ये सभी एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। ठीक है, किसके अयस्क हैं? एल्यूमिनियम के। मतलब एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है, एल्यूमिनियम हमारी धातु है और इसको हम लोग निकालते कैसे हैं? तो मेटलर्जी के माध्यम, यानी कि धातु के निष्कर्षण से। इसके अलग अलग 5 स्टेप होते हैं जिससे कि हम लोग धातु का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, क्लियर? यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, यानी कि अयस्कों का सांद्रण किया जाता है सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे 4 और स्टेप्स आते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एल्यूमिनियम को निकाल रहे हैं तो किससे मिलेगा? अयस्कों से मिलेगा। और ये अयस्क आपके बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट और फेल्सपार, ये किसके अयस्क हैं? तो ये सभी एल्यूमिनियम धातु के अयस्कों में इनको हम लोग गिनते हैं। ठीक है, तो इन सभी को याद रखना जरूरी है। ठीक, अब एल्यूमिनियम के बाद बेटा यहां पर एक और बात आती है कि जो आणविक कक्षा होती है, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिट होती है, ठीक है, ये आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है बेटा? मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है इसका संबंध किसका होता है बेटा? स्पिनिंग से होता है, यानी कि चक्रण से होता है। ठीक है, अब किसी तत्व के रासायनिक गुण, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट, यानी कि किसी भी तत्व के जो रासायनिक गुण होते हैं वो किस पर निर्भर करती है? तो वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर या इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है कि किसी तत्व का रासायनिक गुण कैसा होगा, वो धातु होगा, अधातु होगा, या वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या साथ ही साथ अगर देखिए तो उसमें क्या होता है, यानी कि उसका जो एटॉमिक साइज है वो बड़ा होता है या छोटा होता है। ये सभी चीजें आपकी निर्भर करती हैं किस पर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती हैं, और ये पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो आज के सेशन का समापन हम सभी लोग यहीं पर करते हैं। इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो आपके रसायन विज्ञान के हैं, जो कि जीडी कांस्टेबल से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। So that's all for today. Keep learning, keep watching.